हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस एप्लीकेशन पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों लेट मी क्लियर समथिंग। बेटा बहुत सारे बच्चों के कमेंट या मैसेज होते हैं कई बारी एप्लीकेशन पर। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी आप लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं यानी बहन भाई हैं उनके पीजीटी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, राइट। तो हम लोग मॉक इंटरव्यूज में बिजी हैं बेटा। फोन कॉल्स और ये लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अकॉर्डिंग टू ये सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। किसी एक आधे दिन एक आधे टाइम अगर डिले हो जाता है, हैव पेशेंस, अपने पीछे का रिवाइज करें, ठीक है। टीचर से एक्सपेक्टेशन कम, खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग 21 दिन के चैलेंज में ही शायद मुझसे नए जुड़े हैं तो आप मेरे को जानते नहीं है। इसी वजह से आप कई बारी मैसेज कर देते हैं। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। टुडे इज 22 जनवरी, डे 5। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, थ्योरी और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट, ठीक है। सीडीपी में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, एडोलसेंट पढ़ना है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो देखनी है, ठीक है ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये जो वीडियो है आप लोगों के मेरे पुराने बच्चों के पास भी जाती है और जो 21 दिन के चैलेंज में जुड़े हैं उनके पास भी जाती है। बेटा सबसे पहली बात तो जो नए बच्चे हैं ना, जो पुराने वो मुझे जानते हैं, मैं जैसे बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो मे बी उनके साथ कहीं और फ्रॉड हुआ हो तो उनका मन ऐसा हो गया हो, मे बी अदर टीचर्स ने ऐसा किया हो, है ना। लेकिन प्लीज दूसरों से रिलेट ना करिए। मेरा जो चैनल है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अब जो 21 दिन के चैलेंज के दौरान जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं ना, तो प्लीज एक बारी मुझे मैसेज कर दें। तो मैं आप लोगों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ जो 21 दिन के चैलेंज में जुड़े हैं। जो फुल कोर्स में है उनका ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। तो प्लीज जो बच्चा 21 दिन का चैलेंज में एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, पेड में अभी बनाया नहीं है, अभी आज ही बना दूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो डायरेक्टली ऐप पे दे नहीं पाती हूँ मैं। तो प्लीज आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे विद योर फी रिसीट। आप अपनी फी रिसीट के साथ मैसेज करेंगे कि आई एम योर स्टूडेंट इन योर 21st डे चैलेंज ग्रुप। और प्लीज बच्चा, बहुत सारे बच्चे ना मुझे मैसेज करते हैं मैम ये देखो कई बार क्या हुआ है, जितने बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है, हमारे पीवाईक्यूज हम करा चुके। इवन आप लोगों के 21 दिन के चैलेंज वाले कोर्स में भी आज मैंने डलवा दिए हैं पीवाईक्यूज की वीडियो, ताकि आपको हेल्प हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम लोग ना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर चुके हैं। एक बारी रिवीजन हमारा फुल कोर्स का हो चुका है, ये हमारा 3rd रिवीजन चल रहा है। जो बच्चा एक्टिव है ना वो ये 3rd रिवीजन चल रहा होगा उसका, राइट, क्योंकि मैंने करवाए हैं रिवीजन्स और कोई नहीं करवाता है। बट फिर भी मैं दूसरों को क्यों देखूं, मैं तो अपना देख रही हूं ना। तो वही मैं बोल रही हूँ बच्चों, 21 दिन के चैलेंज में आप हो सकता है आप मुझसे नए जुड़े हो, बट आप पीछे वाले टीचर से या किसी से कंपेयर मत करो। मैं यहाँ फ्रॉड नहीं बैठी हूं कि महज आपके 500 रुपए लेकर और आपको लूटा हुआ महसूस कराऊं, समझ रहे हो। प्लीज मेरा कुछ ऐसा एजेंडा नहीं है। फिर भी अगर मेरी किसी बात से, मेरे किसी मैसेज से आपको दिल को ठेस पहुंचे तो तहे दिल से माफी चाहूंगी। और जितना आपने पे किया उससे कहीं ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, बस ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे एक बच्ची ने किया था वैसे तो कि मैम ये एमसीक्यू का कुछ लेवल रखिए। बेटा मेरे पास हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो अभी बहुत सालों में पढ़ाई करना शुरू किया है, वो भी स्टूडेंट है। और एक टॉप जो नेट करके बैठा है वो भी मेरा स्टूडेंट है। नेट क्लियर वाले भी मेरे स्टूडेंट है। तो उनको, या फिर तुम्हारा हो सकता है पढ़ते पढ़ते सही लेवल हो गया हो तो तुम्हें टेस्ट कम लग रहे हो, लेकिन एस्टेट में हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एस्टेट में फेल वो बच्चा नहीं होता जिसको क्वेश्चन नहीं आते। सुनना मेरी बात ध्यान से, एस्टेट में वो बच्चा फेल होता है जो सब कुछ आता के चक्कर में गलती करता है। समझ में आई। 82 या 89 मार्क्स में वो बच्चा रहता है जो ये सोचता है उसे सब आता है। आप ओवर कॉन्फिडेंस में फेल होते हैं स्टेट में। तो प्लीज क्वेश्चन इजी हो, हार्ड हो, अच्छी बात है ना, इजी आपका टाइम बचा, कुछ और करिए, पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यू मैं करवा चुकी हूं, मैं क्यों डलवाऊंगी दोबारा, समझ रहे हो।
तो प्लीज अपने ऊपर काम करिए, टीचर्स को मत बताइए। टीचर आज नहीं काफी टाइम से बैच रन करते हुए आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, ये तो एस्टेट है बच्चा, एचपीएससी में रैंक के साथ सिलेक्शन होएगा आपका। समझ रहे हो, मेरे काफी बच्चे जो एचपीएससी रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, अब एक नई खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए, कुछ ही यानी एक हफ्ते के अंदर मेरी एनवीएस और केवीएस की बुक हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगी, जो कि 2025 में जो एनवीएस केवीएस देना चाहते हैं, यानी केवीएस की पहले वैकेंसी आएगी तो वो बुक लेकर आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी की अलग आएगी इस बार और इंग्लिश की अलग। और एस्टेट के जस्ट बाद आप लोगों का केवीएस का बैच भी स्टार्ट होगा आफ्टर 1 या 2 वीक, ठीक है, क्योंकि उसकी वैकेंसी आएगी मार्च या अप्रैल में और जून जुलाई में पेपर हो जाएगा। और केवीएस में भर के कॉमर्स वालों की वैकेंसी आती है, कोई टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पढ़ना जरूरी है बस, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को प्लीज ये ना सोचे, और ना मैं यहाँ फ्रॉड करने के लिए बैठी हूं, और ना मैंने अभी अपने जानबूझकर तो कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया हो। अगर गलती से हो गया हो तो भगवान मुझे माफ करे, ठीक है। देखो चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो मैंने हमेशा करवा चुकी हूं, भर भर के चीजें करवाई है आप लोगों को, फिर भी मेरी आवाज के बाद आप लोगों को एक बेहतरीन और एक और बात बता दूं बेटा, जो 21 दिन वाले टास्क वाले बच्चे हो ना, मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ टास्क देने के लिए सोचा था, क्योंकि उसका नाम भी क्या है, 21 डे टास्क। लेकिन मैं वीडियो इसलिए दे रही हूं ताकि आप लोगों को भी अगर कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाए। और फिर भी मान लो कोई 21 दिन के टास्क में जुड़ा है कोई बच्चा, और उसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो प्लीज मुझे एक बार बता सकता है, ठीक है। और प्लीज बेटा इससे ज्यादा मुझे परेशान ना करे कॉल्स मैसेजेस करके, क्योंकि सच बता रही हूं, मैं सच में बोल रही हूं बेटा। मेरे बच्चों के ना इंटरव्यू है 3 से लेकर और 6 तारीख तक, समझ रहे हो, मतलब आप लोगों का ये फेब में, लेकिन प्रिपरेशन तो अभी से कर रहे हैं ना हम लोग मॉक के लिए, तो मुझे उनको टाइम देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। और आपका उसके बाद भी थोड़ा टाइम रहेगा, क्योंकि वैसे तो हो जाना चाहिए आप लोगों का इसी उस पे एग्जाम, पर फिर भी अगर आपका जब तक बहुत अर्जेंट ना हो तब तक मुझे मैसेज ना करें, आपस में सोल्व कर ले, ठीक है। देखो फिर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी तो आपको वैसे बुरा लगेगा, तो इट्स बेटर ना कि आप मुझे मैसेज ही ना करें, ठीक है। देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है 22 जनवरी, जो आपका टास्क है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो अकाउंटिंग क्या है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट्स इन पार्ट्स एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। यानी कह रहा है कि रिकॉर्डिंग होती है किसकी, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग की, ठीक है। किसको रिकॉर्ड करता है, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को, मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी नेचर के। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है, मेरे सारे बच्चों को पता है जो मेरे कोर्सेज में है, बाकी को भी पता होगा, ये मैं मान के चल रही हूं, फिर भी बता दे रही हूं। ट्रांजैक्शंस क्या बच्चे, ट्रांजैक्शंस मतलब जो आप लोगों की डेली रूटीन में आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो, इवेंट मतलब किसी चीज का रिजल्ट। जैसे मैं बोलूं आज सुबह मैंने 50,000 रुपए का सामान खरीदा, 30,000 का मैंने बेच दिया और 20,000 का मेरे पास बचा हुआ है अभी, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन या इवेंट। आप बोलोगे मैम इवेंट है ये, क्योंकि इसमें पहले ये भी बताया, पूरी स्टोरी है और रिजल्ट बताया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मैंने आज 2,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या है, ये एक ही एंट्री बता रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पहले कितना था अब कितना है, कुछ नहीं बताया, तो डेट इज ट्रांजैक्शन। आई होप क्लियर है। एक बहुत अच्छे जो फादर ऑफ अकाउंटिंग जिन्हें कहा जाता है वो क्या है, लुका पिकासियोली, और ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुका पिकासियोली। 1594 में इनकी फर्स्ट बुक लिखी गई थी, ठीक है। ये बता चुकी हूं कि बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। 2 तरीके के इवेंट हो सकते हैं, एक तो आप लोगों का एक्सटर्नल इवेंट जो आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, और एक इंटरनल जो आप लोगों का होता है इंटरनल विंग्स के बीच में, यानी अपने बिजनेस के बीच में ही लोगों के। ट्रांजैक्शन बता चुकी हूं। एन इकोनॉमिक इवेंट विच ब्रिंग्स चेंज टू अकाउंट बैलेंस इज
इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये पूरी जो प्रोसेस है वो बताई गई है, प्रोसेस भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हेडिंग छूट गई है, एक बार लिख लेना। आप लोगों को बस ये रिवाइज करना है बेटा। मैं फिर से बोल रही हूँ, एसेट इसलिए फेल नहीं होता कि आपने पढ़ा नहीं है, एसेट इसलिए फेल होता है आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, रिवीजन नहीं किया है, ठीक है, इसलिए सॉरी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और कौन सी को नहीं करेंगे। फाइनेंशियल नेचर की को रिकॉर्ड करते हैं, बाकियों को नहीं करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई इट मीन्स डिटरमाइन what transaction to record. Transaction are identified with the help of bill receipt as a evidence. जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसका एविडेंस होना चाहिए, अगर एविडेंस नहीं है तो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। फिर है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब आप मेजर करते हो कि फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर देते हो, रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो, और कहाँ करते हो, जर्नल में, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज आप लोग करते हो रिकॉर्डिंग बिजनेस। कहाँ करते हो पहले रिकॉर्डिंग, जर्नल में, जर्नल बुक्स, राइट। फिर उसके बाद क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई मतलब भाई एक जैसी एंट्रीज को एक जगह रखना, यानी ग्रुपिंग करना ट्रांजेक्शन्स को, एंट्रीज को वन नेचर की एक जगह, है ना। फिर उसके बाद है इन्हीं को ही जो क्लासिफाई है उसको लेजर बोला जाता है, लेजर, ठीक है। फिर लेजर सब्सिडी बुक, यानी बड़ा बिजनेस है तो वो सब्सिडी बुक बना लेगा अलग अलग से, कैश फ्लो सॉरी कैश बुक आप लोगों की, और BRBP अलग अलग से बुक बना लेगा। समराइजिंग, जिसमें आप समराइज करते हो सारी चीज़ों को कि किस तरीके से, मतलब जैसे समराइजिंग में बोल सकती हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हो। उसके बाद आप लोगों का एनालिसिस होता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया या क्या करा, है ना। और फिर इंटरप्रेट, यानी जितने भी यूजर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर देते हो। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई है, और ये बहुत बहुत अच्छे से मैंने करवाई हुई है। एनालिसिस इंटरप्रेट के बाद कम्युनिकेट कर देते हो। फिर आप लोगों के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, ये इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल, एस्टेट में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पढ़ के जाना है, ये इंटरनल यूजर्स है या एक्सटर्नल यूजर्स है, ठीक है। इनमें से कुछ जो इंटरनल यूजर्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं बेटा, जो इंटरनल यूजर्स हैं उनके क्या क्या नाम है, CEO, CFO, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स, राइट। फिर उसके बाद एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, प्रेजेंट पोटेंशियल यानी शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डर्स क्या है, सब मोस्टली बच्चे इंटरनल कर देते हैं, कई बार एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। फिर है क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, सेबी, ये गवर्नमेंट, ये सब, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग कैसे यूज की जाती है, एक भाई किसी बिजनेस के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसकी अकाउंटिंग से, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, उन सब से पता चलता है किसी बिजनेस के बारे में। लाइक हम अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहे कि वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, या कैसे चल रही है, तो वो हम कैसे देखेंगे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलवाएंगे, तब हमें कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो अकाउंटिंग क्या होती है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में काम आती है। लाइक हमें रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। फिर उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, अब बचपन से यानी 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और प्रिपरेशन करता है अकाउंट्स को, प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स को, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ये सब निकाल सके। फिर है कॉस्टिंग, कोई प्रोडक्ट कितने में बना, कोई प्रोडक्ट कितने में बना। लाइक HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक सनसिल्क शैम्पू बना रही है, एक क्लिनिक प्लस शैम्पू बना रही है, एक साबुन बना रही है डेटोल। अगर HUL को कौन सा प्रॉफिट किस
यानी एक साबुन या शैम्पू हो सकता है सनसिल्क लॉस में चल रहा हो और इन दोनों से सारा प्रॉफिट कमा रही हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने से ये पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है और कितनी कॉस्ट लग रही है उस पर। ठीक है, तो कॉस्ट का पता लगाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। इट इज रिलेटेड विद एनालिसिस द एक्सपेंडिचर फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये क्वालिटेटिव नेचर का है, बाकी क्वांटिटेटिव नेचर का फॉर्मूला सारी चीजें यूज की जाती है। ये क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है। हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते थे, देन कॉस्ट अकाउंटिंग आई, उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो बजट कैसे डिसाइड करे, प्राइस का डिसीजन कैसे ले, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस कैसे ले, मतलब जो डिसीजन मेकिंग वाले जितने भी चीजें हैं वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड, लाइक प्राइस से रिलेटेड हमें डिसीजन लेना है या किसी और चीज से रिलेटेड डिसीजन लेना है, डिसीजन से रिलेटेड चीजों के लिए क्या होता है क्या होता है भाई, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है, ध्यान रखना है ये चीज। ओके, चलो आगे चलें। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप भी ऐसा मत करना कि यहां से ये कंटेंट छोड़ जाओ। देखो कंटेंट आपने यहाँ से पहले भी पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं ये कह रही हूँ मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ज्यादा कराती हूँ। ठीक है, देखो आप लोगों को पता होगा रिलायबिलिटी मीन्स, आपसे पूछा जाएगा, नहीं पता है तो बस ये 2-3 वर्ड याद रखना है, फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइसनेस। रिलीवेंस मतलब जैसा अवेलेबल इन टाइम, जैसा हमने मांगा है अवेलेबल हो जाए टाइम के ऊपर। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कॉमन सेंस और कॉमन यूज, यानी जिस सेंस में हम समझाना चाह रहे हैं सेम सेंस में समझ जाए अगला बंदा। कंपैरेटिबिलिटी यानी कॉमन पीरियड और कॉमन यूनिट। कंपेयर किस में कर सकते हो भाई, आप अपने जैसे मान लो 12th का बच्चा है अभी और 12th में 2 बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, उन्हीं का तो कंपैरिजन कर सकते हो ना। लाइक एक सीता है वो भी 12th में पढ़ रही है, एक गीता है वो भी 12th में पढ़ रही है, तो आपस में कंपैरिजन सीता और गीता का ही तो करोगे। एक बच्ची है चीनू है ना, और वो पढ़ रही है एलकेजी में, क्या आप सीता और चीनू का कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये एलकेजी में पढ़ रही है, अब बोलो चीनू इज मोर इंटेलिजेंट सीता या सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन चीनू, नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक छोटी बच्ची है एक बड़ी बच्ची है। आप दोनों सेम चीजों का ही तो कंपैरिजन कर सकते हो। आपने कभी सोचा एप्पल बड़ा अच्छा है बट मेरा ये जो मैंने ये पहना हुआ है ना कैप, ये बड़ा गंदा है, ऐसा किया है? नहीं किया ना। कंपैरिजन आप क्या करते हो, जो मैंने पहना हुआ है ये कैप बड़ा अच्छा है लेकिन एक मेरा अलमीरा में रखा है वो अच्छा नहीं है, तो यानी कॉमन यूनिट में ही आप कंपेयर करते हो। तो कंपैरेटिबिलिटी का मतलब सीधा चीज है, सीधी सी बात है ना। कॉमन पीरियड और कॉमन यूनिट, और अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब सेम सेंस में समझना जिसमें आप समझाना चाहते हो। मैंने बोला कल तो भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो आपने सोचा कल तो मैम नहीं पढ़ाएंगी क्योंकि मैम पढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन मैं बोलूं कल तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी बेटा क्योंकि मेरे को कहीं जाना है, तो मतलब अगर मैंने कल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो मतलब हो सकता है हमने गलत सेंस में समझाओ, है ना। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जिस सेंस में कोई बंदा कहना चाह रहा है उसी में समझना। ठीक है, आई होप क्लियर है। रिलीवेंस को मैं बता चुकी, रिलायबिलिटी मतलब फ्री एरर। और यहां से एक क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और इट्स यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन देना। और ये इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूं। बेसिक टर्म्स जो बंदा होता है या ओनर होता है और बिजनेस होता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंटिटी। ठीक है, एक रियलिटी डेट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस। फिर है बिजनेस एंटिटी सेपरेट होते हैं और किसी बिजनेस का नाम वही। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है बता चुकी हूँ। एसेट क्या है बताओ। एक मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है आपके पास और जिसे आप इकोनॉमिक टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक मेरे पास सोना है, मैं उसे बेच के कभी भी पैसा ले सकते हैं, दैट इज माई एसेट्स। लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर टाइम में आपको एक टाइम पे करना पड़ेगा। लाइक obligation or debt an enterprise has to pay at some future time in some time in future में पे करना पड़ेगा। मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है वेट बेटा। आजकल बोलना ही इतना पड़ रहा है। कैपिटल मतलब क्या है? जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा अपने बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फिर उसके बाद है सेल्स क्या है? टोटल रेवेन्यू,
है ना। टोटल रिवेन्यू जो भी हम जो सेल कर रहे हैं, उससे जो टोटल रिवेन्यू आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। रिवेन्यू मतलब जो पैसा आ रहा है, जितना भी सेल कर दिया, बेच दिया, वो सेल्स है। जितना पैसा आ रहा है सेल करने के बाद उसे रिवेन्यू बोलेंगे। एक्सपेंस क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी है, कॉस्ट इनकर बाय बिजनेस, उसे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर? एक्सपेंसेस मतलब किसी भी चीज को बनाने में जो कॉस्ट लगा। एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म है, किसी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने के टाइम जो लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यही डिफरेंस है प्रॉफिट एंड गेन में। प्रॉफिट होता है डेली रूटीन के रिवेन्यू, डेली रूटीन के खर्चों से, जो यानी डेली रूटीन में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो सामान बेचा उसके जो बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट। और गेन मतलब एक तरह का लॉन्ग टर्म है, प्रॉपर्टी को बेचने से जो प्रॉफिट, यानी डेली डेली वो काम नहीं करते हो। आपने लाइक 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको आज 4 करोड़ में बेच दिया, तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड गेन। अगर आपका छोले भटूरे का बिजनेस है और छोले भटूरे बेचने से जो प्रॉफिट कमा रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो, उसे प्रॉफिट बोलते हैं। लॉस हर कोई बच्चा कर पाएगा, डिस्काउंट सबको पता है, गुड्स भी पता है, जो बेचने के लिए खरीदा जाए, डेटेड गुड्स। ड्राइंग मतलब जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, इसे ड्राइंग कहते हैं। परचेजेस, ये सारी इजी टर्म्स है, आप पढ़ लेना। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यहां से क्वेश्चन आता है आप लोगों का हर साल। आप लोगों के स्टेट और बच्चे गलत कर भी देते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, ठीक है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जितने भी हैं पढ़ लेना है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस और ओनर सेपरेट है, दोनों सेपरेट है, और इसी के हिसाब से इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। लाइक इसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल और ड्राइंग, कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो कैपिटल मानी जाती है बिजनेस के लिए, और अगर कोई बंदा अपने बिजनेस से पैसे निकालता है या कुछ निकालता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये किस कॉन्सेप्ट के तहत होती है? अकाउंटिंग एंटिटी। सेकेंड इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी जिस चीज को मनी में मेजर किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब हम अपना बिजनेस इस तरीके से खोलते हैं, इस चीज को दिमाग में रख के खोलते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलते रहेगा, ठीक है। फिर है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जनरली आप लोगों का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। फिर है आप लोगों का रिवेन्यू रियलाइजेशन। रिवेन्यू मतलब कहता है कि पैसे आ जाए तभी उसे रिकॉर्ड करो, लेकिन लॉस का पता चल जाए। रिवेन्यू रियलाइजेशन ये अलग है थोड़ा सा, देखो। ये कहता है जब जैसे ही revenue realization with the point of time at which revenue is earned or recognized as a point of sale। कहता है revenue तभी मान लो जब सेल हो गया, पैसे चाहिए आए हो चाहे ना आए हो, इसे ही बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल लाइक आप लोगों का एनपीओ होती है, वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करती है, यानी कैश आया और कैश गया तभी अकाउंटिंग में एंट्री होगी। लेकिन हमारा बाकी जितने भी फर्म्स है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलती है, या फिर बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन। जैसे मान लो मेरी एक शॉप है ना, और मैं कपड़े सेल करने की शॉप है, तो अगर मेरी किसी ने कपड़ा लिया तो मैं एंट्री कर दूंगी उसने लिया सेल्स में, पैसा आया चाहे नहीं, तो उसे ही बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। फिर है मैचिंग प्रिंसिपल। कहता है मैचिंग प्रिंसिपल लाइक जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल के एक्सपेंस को इंक्लूड करो, जोन से साल चल रही है उसी साल के, ना तो आगे का कुछ करो ना पीछे का कुछ करो। लाइक अभी चल रही है 2025, तो 2025 का क्या करना है? 2025 चल रही है ना अभी, ना तो 2026 के कोई इनकम आ गई है वो इंक्लूड कर रही है, ना 2024 का कोई लॉस है वो इंक्लूड करना है। इसे बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के तहत आउटस्टैंडिंग को घटाते हैं और आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और एडवांस को घटाते हैं हम, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि ईच एंड एवरीथिंग बताना है हमें अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशंस के दौरान, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं। इसी के तहत आप लोगों का फुट नोट में कंटीजेंट लाइबिलिटी को लिखा जाता है। इसका एग्जांपल है कंटीजेंट लाइबिलिटी फुट नोट में लिखा जाना। कंटीजेंट लाइबिलिटी फुट नोट में लिखी जाती है। फुट नोट मतलब बैलेंस शीट के नीचे,
क्यों लिखी जाती है? लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले ऐसी लाइबिलिटी जो कल अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिर है ड्यूअल एस्पेक्ट, हमारा जो अकाउंटिंग है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता है, दो जगह एंट्री होती है, ठीक है। डेबिट, एक साइड डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट, ध्यान रखोगे, है ना? ओके। फिर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट के हिसाब से चीजें रिकॉर्ड होती है, जिस जिस वैल्यू पे चीजें खरीदी होती है उसी पे रिकॉर्ड होती है, मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी हो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब अगर एक फॉर्मूला एक बार अपनाया है तो उसे कम से कम एक दो साल तक अपनाओ, अदरवाइज कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलेंगे। इसी के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की भी पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? कहता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो भी लोअर है उसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। फिर है मटेरियलिटी, ये कहता है कि जैसे फुल डिस्क्लोजर में बोला सारी चीजें बताओ, मटेरियलिटी में बोल रखा है जो सिग्निफिकेंट है ना, जो हमारे डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन दो, इसके अलावा नहीं, ठीक है। फिर है कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब बेटा पुराने विचारों वाले लोग, जैसे या प्रीड्यूएंस कॉन्सेप्ट, जैसे पहले रिश्ते वाले आते थे तो क्या करते थे, पड़ोसियों के खेत भी अपने बता देते थे, है ना? वो तो आज भी कर देते हैं लोग, लेकिन वैसे नहीं बताते। तो ऐसे ये पुराने लोग क्या करते हैं, जैसे ही बेटियां आती है तो खर्चा गिनवाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हो तुम, है ना? मतलब ये मजाक की बातें होती हैं, तो ऐसे, है ना? तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि जैसे ही खर्चा आता दिखे तो उसे आज ही मान लो कि खर्चा होएगा। अगर कल को लॉटरी लगने वाली है तो उसे आज मान कर खर्चा मत करो, समझ रहे हो? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट वो कहता है कि अगर तुम्हारा फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं तो उसे आज ही मान के प्रोविजंस बना लो, लेकिन अगर कल को लॉटरी निकलने वाली है तो मत बनाओ, तो खर्चा मत करो, ठीक है। तो प्रोविजन, रिजर्व ये मेड होते हैं किसके हिसाब से? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल्स, और ये एक बार रीड आउट कर लेने, इंपॉर्टेंट था वो, मैंने हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए सारा बता दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है सारी चीज एविडेंस होना चाहिए, विदाउट एविडेंस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, एविडेंस पे फोकस करता है, ठीक है। सिस्टम कौन कौन से होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हर जगह एक्सेप्ट है, सबसे सही सिस्टम है ये, सिस्टमेटिक वे से चीजों को रिकॉर्ड करता है। डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट दो एक्सपेक्ट होता है, हर डेबिट का अपना क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का अपना डेबिट होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो आप लोगों का इनकम्प्लीट बोला जाता है, इनएक्यूरेट बोला जाता है, और इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक अकाउंटिंग बोला जाता है। इसके अंदर कोई जो अकाउंटिंग होते हैं वो नहीं की जाती है, या फिर कम, यानी दो ही अकाउंट्स होते हैं आप लोगों के, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और कैश बेसिस वाली चीजें की जाती हैं। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मतलब जो कैश का आना कैश का जाना ही रिकॉर्ड हो, और एक्रूअल बेसिस मतलब सेल से मतलब है कैश आए चाहे ना आए, ठीक है। कैश बेसिस के ऊपर कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है ये पूछा जाता है। एनपीयूज जितने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी, लाइक डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, प्रोफेशनल पीपल जो है वो कैश बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग करते हैं, ध्यान रखना, जैसे हम लोग हैं टीचिंग, ठीक है, सर्विस हो रहा है ना ये भी। एक्रूअल बेसिस क्या? एक्रूअल बेसिस जो हर कोई, जितने भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन बच गई, एक्रूअल बेसिस मतलब कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, क्रेडिट पे भी सेल हुआ है तो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को टेक्स्ट से रटवाए हैं, किसी बच्चे को नहीं आता है तो देख लेना एक बारी, अपने अच्छे से याद कर लेना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पूछे जाते हैं, ये चीजें बस मतलब रटने वाली हैं, तो एक बारी आप लोग खुद पढ़ लेना है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएएस तो छोड़ देना, ये वाले कर लेना, ठीक है। AIC2, PDR स्केयर, CRPF, F2 गेयर, वो सारे करवाए थे ना ये वाले, वो ट्रिक से कर लेना एक बारी, ठीक है। आप लोगों ने कर भी रखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और जो इसमें टास्क में नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूर याद कर लें, ठीक है। ये था आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाला चैप्टर, जितने भी थे, शोर्स और वाउचर्स, शोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। ये इसमें डिफरेंस ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, आप लोगों का नहीं आएगा ये, ठीक है, ना पड़े तो ज्यादा बेटर है, आपको पढ़ के जाना है ये। टाइप्स ऑफ वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर में क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन या सिंपल वाउचर किसे बोलते हैं?
ट्रांजेक्शन या सिंपल वाउचर 1 डेबिट और 1 क्रेडिट, कंपाउंड वाउचर मल्टीपल डेबिट और 1 क्रेडिट, कॉम्प्लेक्स वाउचर कॉम्प्लेक्स या जनरल वाउचर मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट। दोनों चीज मल्टीपल है, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, तो उसे कॉम्प्लेक्स या जनरल बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज मल्टीपल है तो उसे कॉम्प्लेक्स या जनरल बोलेंगे। कंपाउंड जिसमें एक तो मल्टीपल है और एक सिंगल है। ठीक है, एक मल्टीपल डेबिट 1 क्रेडिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट 1 डेबिट। ट्रांजैक्शन या सिंपल वाउचर 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। डन। यहां से ही क्वेश्चन आता है तो जो आता है वही मैं कराऊंगी, इसके अलावा नहीं कराऊंगी। एक अकाउंटिंग इक्वेशन से पक्का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ये बेटा माइनस आएगा, इसमें ये थोड़ा सा गलती हो रखी है। टोटल एसेट टोटल एसेट्स क्या होता है? टोटल लाइबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी, और टोटल इक्विटी क्या होता है आप लोगों का? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आता है। रूल्स क्या होते हैं? जो मॉडर्न रूल्स है, देखो रिकॉर्ड करने के दो रूल्स होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं और एक मॉडर्न रूल होता है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। तो मॉडर्न रूल कौन कौन से हैं? जिसमें 5 चीज का डिस्कस करते हैं। एसेट, लाइबिलिटी, है ना, कैपिटल या इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको, और एक्सपेंसेस, है ना। 1 2 3 4 5 होती है, वैसे एक भूल रही हूं कौन सा है। ठीक है, अब देखो इनकम, इसमें भी 5वां नहीं लिखा हुआ है। देखो मेरी बात, एसेट अगर इंक्रीज हुई तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। यानी क्या समझे? कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम अगर बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, और अगर इनसे घटी तो इनसे उल्टा। समझ में आई? आई होप क्लियर है, सभी को आता होगा। रियल अकाउंट का क्या रूल है? कई बार पूछ लिया जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या बांटा गया है? 3 तरह के अकाउंट बांटे गए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में क्या और रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल क्या बताओ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। ये रहे आपके रूल, पढ़ लेने हैं। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, और ये दिख नहीं रहा है, पूरा विजिबल नहीं है बट आपको आइडिया मिल जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन सांस लेने वाले, लाइक सीता, गीता, राम, श्याम। ये आर्टिफिशियल कंपनी नेम, आरबीआई कंपनी, सीता वो कंपनी का नेम जितना, सीता कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के सामने कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अब BRBP आपको ध्यान रखना है। BRBP, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये बताओ? डेटर्स, क्रेडिटर, कौन सा अकाउंट है ये BRBP और बैंक अकाउंट। ध्यान रखना है बेटा, ये कौन से अकाउंट है प्लीज मुझे बताएं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पता नहीं रियली बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो आपको ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रियल में एक सारी एसेट आती है। एक्सपेक्ट ये बैंक अकाउंट, अगर बैंक का नाम पूछा गया तो यहां आएगा। बैंक अकाउंट पूछा गया है, बैंक अकाउंट किसी बंदे के नाम से ही होगा ना, तो इसलिए। कैश, जितने भी एसेट आते हैं वो सारे रियल है। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है, बाकी आप लोगों को आता ही है। जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, एंट्रीज होती है, वो कहाँ होती है? जर्नल में। और जर्नल में एंट्री करने को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? एंट्रीज की जर्नल में। और हर एक्सपेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट हर एंट्री के। फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड हुई? जर्नल में। और इसी को क्या कहा गया? जर्नलाइजिंग। ठीक है, द वर्ड जर्नल डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर, मीनिंग डेली रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्मॉल फर्म्स डेली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो आप लोगों का लेजर में ट्रांसफर होता है। ये एक बारी पढ़ लेनी है, बाकी कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि जर्नल। अब देखो कैपिटल कैपिटल लगाई बिजनेस में और स्टार्ट किया। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है तो क्या होगी? क्रेडिट, तो वो भी हो गया। ड्रॉइंग,
पैसे निकाले तो पैसे कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं तो टू कैश होएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकम रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम कमीशन। ठीक है, ऐसे कर लेना। मैंने एंट्रीज को बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप लोगों को रीड कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। लेजर क्या है भाई? लेजर आपका टी फॉर्मेट में होता है, याद रखना है। लेजर फॉर यू जर्नल के बाद बनाया जाता है। लेजर लेजर में जितने जितने अकाउंट होते हैं वो देख लेना। फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, जर्नल फॉर यू बोला जाता है इसको, जेएफ को अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेजर क्या होता है? आफ्टर जर्नल किया जाता है। लेजर में एंट्री करने को पोस्टिंग कहा जाता है, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, और ये परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ लेजर एक बार पढ़ना है, एसेट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, ये इतना मत पढ़ना, आपका नहीं आता है वैसे। और यहां पे होते हैं आपके सारे। आज का टास्क खत्म। ठीक है, यहाँ पे होता है आज का टास्क खत्म। और मैंने जनरली जो आप लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन, क्योंकि मैंने क्लासेस में सारी चीजें कराई हैं, और बेटा जो बच्चे टास्क में जुड़े हैं उनको भी आइडिया मिल गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बस एंट्रीज को पढ़ जाना खुद से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, एंट्रीज को, इन्हीं एंट्री में से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। ये रीड जरूर करके चले जाएं। और आपका इस टॉपिक का जो टेस्ट है वो शाम को डल जाएगा। प्लीज जहां तक हो सके मैसेज कॉल्स ना करें। ठीक है, सारी चीजें टाइम पे आ जाएगी। थोड़ा डिले हो जाता तो नेक्स्ट डे आ जाएगी। पैनिक ना करें, पीछे का रिवाइज करें। फिर से बोल रही हूँ, फेल आप इसलिए नहीं होते कि कम पढ़ते हो, फेल इसलिए होते हो कि ज्यादा के चक्कर में रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, पेपर आपका हो जाएगा। ये यूट्यूब के चक्कर में ना रहे, टेंडर नहीं मिला, ये नहीं मिला, कब एग्जाम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रिपरेशन में पहले भी आपने ढील दी है, अभी भी आप दे रहे हैं, तो प्लीज मत दो, प्रिपरेशन में ढील मत दो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम बेटा।